सबसे पहले दिल्ली की टीम को इस बात की मुबारकबाद कि उनका पहला सेमिनार था। पहले जो प्रोग्राम हुए वो आदर्श के सेंट्रल कोऑर्डिनेट केंद्रीय संगठन ने किए और ये पहला प्रोग्राम जो दिल्ली की टीम ने किया और पूरा जितनी हॉल में सीट थी, बावजूद इसके कि ये कौम शादियों की बड़ी दीवानी, प्लेटें भर लेती है अपने पेट से भी ज्यादा। वो 16 तारीख भी है शादियों की, बहुत पेपर भी है, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल भी हैं। उसके बावजूद दिल्ली की टीम की जो मेहनत है, जिसकी वजह से और आखिरी समय तक बीच में ब्रेक देने के बाद भी भरा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। कुछ अलग अलग विषयों पे हम बात करेंगे, अपने सब्जेक्ट पे भी, और जो हमारे सामने समस्याएं हैं और है घूम फिर के शिक्षा को लेके। एक सवाल मैं आज थोड़ा सा, क्योंकि हमारे सामने ये सवाल कभी कभी ईश्वर को लेके भी आता है। आदि धर्म समाज है हमारे संगठन का नाम, तो कई बार एक सवाल आता है कि लोग मंदिरों की या जहां बड़े प्रोग्राम करते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, तो धर्म स्थलों को सुरक्षा की क्या जरूरत है? और आज देश के जो हालात पैदा हुए देश में, उसमें इस बात का जवाब आ गया कि जैसे आज संविधान हमारी सुरक्षा करता है और आज संविधान को सुरक्षा की जरूरत है। हम संविधान की सुरक्षा के लिए आज यहां पर खड़े हैं, क्योंकि अगर देश का संविधान नहीं बचेगा, धीरे धीरे करके उसको तार तार किया जाएगा। अभी तो हमें समझाया जा रहा होगा, देश का सारा मीडिया इस बात में लगा हुआ है, और मीडिया के अलावा भी एक मीडिया है। एक मीडिया तो और टीवी में आता है आपकी, एक मीडिया यहां भारत में नारद मुनि की संतान भी है। वो जो आपकी बस्तियों में, आपके गांव में जो मंदिर हैं, वहां के लाउड स्पीकरों से जो बोलता है, वहीं के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई थी जब वो जिसकी बात पूर्वानंद जी यहां कर रहे थे, अखलाक की, वो मंदिर के स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई। और ऐसी अनाउंसमेंट आपके बारे में भी होती है। जब कोई दलित ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, जमींदारों के कुएं के पास पहुंच जाता है, तब भी ये अनाउंसमेंट होती है। तो एक मीडिया और है, मीडिया केवल आपका टीवी नहीं है। तो वो सारा मीडिया मिलके बहुत सारा भ्रम फैला रहा है, और कहा जाता है कि एक झूठ को 100 बार कहो तो सच लगने लगता है। हम इसके शिकार हैं, हम सारे इसके शिकार हैं, वाल्मीकि समाज खास तौर पे।
पता ही नहीं, इसको जवाब नहीं है। आज सोशल मीडिया पे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, मगर अपने आप को मानता है कि मुसलमान मेरा दुश्मन है। जवाब नहीं है, क्यों है? जवाब नहीं है इसके पास भी मेरा दुश्मन क्यों है। सोशल मीडिया पे आज सवाल आ रहे हैं कि आपको घोड़ी पे चढ़ने से कौन रोकता है बारात? मुसलमान के ब्राह्मण ठाकुर। ये सवाल इसलिए आ रहे हैं कि आप सोचना शुरू करो। एकलव्य आपको आश्रम से धक्के मार के बाहर कौन निकालता है? कोई मुल्ला या आचार्य? कौन निकालता है? ये जवाब खोजने शुरू करो। ऐसे सारे सवालों के जवाब खोजते खोजते, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, जो आरक्षण पे सवाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि रिजर्वेशन मौलिक अधिकारों में नहीं है। जबकि अभी यहां पूर्वानंद जी एक शब्द बोल रहे थे कि प्रस्तावना में शब्द है कि भारत को संयुक्त किया है। संयुक्त क्या होता है? जो पहले एक नहीं, उसको इकट्ठा करना, समेटना। और उसमें कौन कौन है? उसमें सिख है, जैन है, बोधी है, पारसी है, और सबसे बड़ा हिस्सा दलित आदिवासी। और सबको ये यकीन दिलाया गया कि सबके अधिकार, विशेष तौर पे मानवीय अधिकार, सबके सुरक्षित रहेंगे। हमने यहां लिख के लगाई कि जो सरकार अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा नहीं दे सकती, वो सरकार ही नहीं। अभी मुझे लोगों ने पूछा, वहां लखनऊ में मैं था, घंटाघर जहां मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन हुआ, वहां मुझे मीडिया ने पूछा कि आप सरकार से क्या कहना चाहते? तो मैंने उनसे पूछा कि सरकार है, तो मुझे ये बताओ, दो गुंडे चला रही है। ये तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी भी पार्टी है आज के नहीं है। किसी की बीजेपी पार्टी की चलती है कि नहीं चलती है, या दो ही आदमी सेल देते हैं? तो मैं उनसे क्लियर करूं, अब ये एक कंपनी है दो आदमियों की, राजनीतिक पार्टी नहीं। वो मनमर्जी चला रहे हैं, और मनमर्जी को कहा जाता मनुस्मृति। ब्राह्मण की मनमर्जी, उसी को मनुस्मृति कहा जाता। होगा क्या? हमें समझाया जा रहा है कि मुसलमानों ने धरने लगा रखे, मुस्लिम औरतों ने धरने लगा रखे हैं। और कहीं कहीं हमें भी लगता है कि इनको दिक्कत क्यों है? उनको इसलिए दिक्कत है कि उनके दिमाग में बात पड़ गई, उनको समझ आ गई। और हमें दिक्कत इसलिए नहीं है कि हम नालायक हैं, हम नालायक हैं, हम केवल दावत पे जी रहे हैं। हमें केवल जो जीव के चटकारा जो होता है, जीव का पानी गिरता है जो मुंह से, हम वहां तक सीमित हैं, शादियों तक सीमित हैं, या हमारी मोहल्ले में विद्वान कौन होता है जो जादू टूना करता है, भूत प्रेत करता है, उसको सियाना कहते हैं। जो सबको बेवकूफ बनाता है, उसको सियाना कहते हैं। इसलिए जिनको समझ में आ गया वो सड़क पे आ गए कि हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़नी। अब है क्या, होगा क्या? पहले कि 70 साल पुराना आपको बताना पड़ेगा। 70 साल पुराना रिकॉर्ड तो नगर निगम में भी नहीं होता, उनके रिकॉर्ड भी खत्म हो गए। कितनी बार तो ऐसी खबरें आती है कि जहां सारा रिकॉर्ड था वहां आग लग गई, बाहर आई तो फाइल उसके अंदर चला गया, रिकॉर्ड नहीं है। वो तरीका क्या हो रहा है, इसमें होना क्या है? जब देश का जो आदमी राष्ट्रपति रहा फखरुद्दीन अली अहमद, और
असम में जब वो रजिस्टर बनता है परमानेंट रजिस्टर नागरिकता का, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति रहे उसके परिवार का नाम है। आप सोचो आप क्या रखिए और किसी से अपनी हैसियत देखिए। जिस आदमी ने 30 साल एयरफोर्स में सर्विस की, एयरफोर्स इंडिया, उसका नाम नहीं, तो आपका नाम कैसे आएगा? खेल क्या है इसके पीछे कि ये रजिस्टर बनेगा, आपको भगाया जाएगा और भाग दौड़ करोगे कपड़ों की, थक हार के घर बैठ जाओगे और आपका नाम उस सूची से बाहर हो जाएगा। मतलब क्या होगा? अभी जो आपका दबाव है, अभी चुनाव हुआ ना दिल्ली में, दिल्ली में बड़ा आपका दावा होता है कि 1000 से ज्यादा कॉलोनी है वाल्मीकि समाज की। यही तो डंडा है ना आपका इलेक्शन में, राजनीतिक ताकत तो यही है। मगर जब ये रजिस्टर बनेगा और आपका नाम नहीं आएगा, आपका एक भी कागज गलत हो गया, तो आप वोटर नहीं देखेंगे, आपकी 1000 कॉलोनी छूट जाएगी। आप वोटर ही रहोगे। ये केवल मुसलमान के साथ ही होगा। या तो सरकार क्लियर करे कि केवल मुसलमानों के कागज देखने हैं, फिर तो आप निश्चिंत हो जाओ। वो तो नागरिकता रजिस्टर, हर नागरिक के कागज देखने हैं, उसमें आप भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं। असम की जो मिसाल आई है, एक मिश्रा परिवार है यूपी का, रहता असम में है पिछले कई सालों से, कारोबार बनी है। राजस्थान का एक परिवार है, हिंदू परिवार, उनके नाम पे हुए, क्योंकि अब यहां से वो चले गए, उधर उनका कागज नहीं बना। अब वो ना इधर के हैं ना उधर के। तो सरकार एक नया छबेला बना ली। पहले सरकार ने बनाया प्राइवेटाइजेशन कर। क्यों? पहले दिल्ली की डीटीसी वाले हड़ताल करते थे, सरकार के घूमने टेकने पड़ते थे, सरकार को बस से बंद, मतलब ऑफिस भी बंद, कोई जा ही नहीं सकता। उन्होंने उसको प्राइवेट किया कि इनकी यूनियन ही तोड़ दो। अब रेल प्राइवेट की जा रही है, 150 नई रेलगाड़ी आ रही है प्राइवेट कंपनी में, एयर इंडिया बेच दिया गया। तो लास्ट में बची क्या? एक ही चीज बची थी जिससे सरकार करती, वो आपका वोट। उसको इस तरह से खत्म करेंगे, एक खौफ का माहौल बनाएंगे कि हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि वो जो सेंटर बनाए हैं ना आपने, जहां जेलों में डालना है हमें, बस वहां ना डालिए। बाकी आप हमारा कोई कागज ना बनाओ, हमारा आधार कार्ड ना बनाओ, हमारे बच्चों को स्कूल में ना रखो, कोई बात नहीं, बस हमें वहां बचाओ। और यही सरकार चाहती है। ये है असल में जो पूरा खेल। ये कौन है बीच में बोल रहा है? ये खेल है। तो इसको बड़े तरीके से समझ लीजिए कि हम सब के खिलाफ ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा, इस लड़ाई को शिक्षा का ऊपर भी हमला माना जाता है, जिसको कोरोना ने बहुत बारीकी से समझाया और मैंने उसी को जोड़ा भी था और कुछ लोग अभी आए हैं। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई तो कहां से होती है। जैसे ये सरकार वजूद में आती है, वो पता नहीं आधी पेट वाली सरकार है कि आधे दिमाग वाली। जैसे वजूद में आती है वैसे रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है। उसका आंदोलन बताया, रोहित वेमुला का आंदोलन बताया। और मैंने उसी वक्त भी ये बताया उसी वक्त कि आरएस का उस आंदोलन में भी योगदान था। हमारी टीम स्पेशल सुरेखा सुजाता जी, राज गाय जी, शार्की जी और भी साथ का शायद, ये सारी टीम हैदराबाद में। और हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था
अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो तो वहां के बच्चे निकल आए, उन्होंने गाड़ी घेर दी, तब उनको वहां से छुड़वाया। तो आदर्श का आंदोलन छूटा नहीं, सूचनाएं दी आपके पास। और जो हमारे लोग फेसबुक चलाते हैं वो इतने निकम्मे हैं, इतने नालायक हैं कि बस सेल्फियां डाल रहे हैं, पता नहीं किस किस का जन्मदिन डाल रहे हैं, कौन सी रिश्तेदारियां बना रहे हैं इसके ऊपर। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? सुरेखा को यहां खड़े होकर रोना नहीं पड़ रहा। अगर आप सही से फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल करते, आप बताते बच्चों को कि जीरो बैलेंस क्या है, स्कॉलरशिप किस चीज का नाम है, क्यों स्कॉलरशिप सरकार आपको दे रही है। स्कॉलरशिप का नाम है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये आपको बताना चाहिए था, मगर आपकी बकवास होती है रोज फेसबुक के अंदर। लंबी लंबी 3-3, 4-4 लाइन की बधाई लिखेंगे जैसे पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है, क्या क्या जानते हैं उसके बारे में, और पता नहीं क्या कुछ लिखते रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी है कि दाढ़ी बढ़ गई उसकी फोटो भी डाल देते हैं, दाढ़ी कटवाते उसकी भी डाल देते हैं, पता नहीं क्या अर्थ है उसका। मैंने एक फिल्म की बात भी बता दूं बीच में, क्योंकि यहां जिक्र आया, फिल्म में भी असर डालती। मैंने एक फिल्म देखी थी नाना पाटेकर। कोई आदमी रात को 10 बजे के बाद डीजे बजा रहा है, उसके घर पहुंच जाता है, क्यों डीजे बजा रहा है? कह रहा मेरी बीवी का जन्मदिन है। वो कह रहा तेरी बीवी पहली जिसका जन्म हुआ, गोली मारता डीजे पर। कह रहा चल बस हो गया जन्मदिन। रात 10 बजे के बाद डीजे का क्या मतलब है? तेरी बीवी का जन्मदिन है, मैं घर में अपने परेशान क्यों? ये जो सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल हमने क्लास की तरह किया, क्लास की तरह, ताकि आपको चाहे इस ISI हॉल में ना भी आना पड़े, ना आ सको, इस मीडिया से आप रोज घर बैठे सीखो, रोज समझो। मैंने एक पोस्ट डाली पहले पंजाब के, वहां 17 पोस्ट थी वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि मजबी समाज की, PCS की, जिसको सरकार ने हजम कर लिया। मंत्रिमंडल का फैसला लिया और मंत्रिमंडल के फैसले में यह फैसला लिया कि ये 17 पोस्टें जनरल में तब्दील कर दी जाए और बाकियों को नियुक्ति दे दो। 17 लोग हमारे PCS बनने थे, SDM बनने थे। मैंने उसे लिखा, निकाल देना आप रिकॉर्ड, 50 से ज्यादा लोग लाइक कर देंगे। इतनी नालायक कौम है आप। 50 से ज्यादा लोगों ने रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। SDM बनने थे, SDM, लास्ट तक पता नहीं आगे क्या बनते हो। फिर उसके बाद दूसरी पोस्ट मैंने डाली हरियाणा की। हरियाणा के एडेड कॉलेजेस में प्रोफेसर रखे जाने थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसमें रिजर्वेशन का कॉलम ही नहीं रखा सरकार ने। कॉलम ही नहीं है, सारे जनरल भर्ती कर दी। यही बीजेपी गवर्नमेंट है। हमने उसकी पोस्ट भी डाली, उसके भी ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, कोई फिल्म में डायलॉग आ गया ना, कई जाति को लेके, सारे सुबह ही लग जाएगा उसको लिखने। और बहादुर कितने हैं कि अगर केस बन जाए सारे झुकने भी लग पड़े। फेसबुक पे लिखना बड़ा आसान है, बिस्तर में बैठे या जाएंगे तो उसके भी लिख सकते हैं, लिख दो। सड़क पे आके लगना बड़ा मुश्किल। सड़क पे आके लगना, वो जो मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात बताई कि हमारी टीम उस वक्त गई जब हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी आउटर इसमें एंटर नहीं कर पाए। हम वो सड़क की लड़ाई लड़ी। तो अगर सही लड़ाई लड़ी होती और आपने नहीं लड़ी, चलो, मगर आप उनको बधाई दे रहे हो जिनको लड़नी चाहिए थी, जिनको लड़नी चाहिए थी, जो हमारी बस्तियों में आके झूठा प्रचार करते हैं,
कह रहे बाबा साहब की ऐसे उंगली कह रही पार्लियामेंट पहुंचो। अरे पार्लियामेंट की 544 सीटें हमेशा फिल रहती हैं और पोस्टें रह सकती हैं खाली, आईएएस की, पीसीएस की, क्लर्क की, सुप्रीडेंट की, पुलिस की पोस्टें खाली रह सकती हैं। पार्लियामेंटेरियन तो आज भरे 3 महीने में उसकी पोस्ट भर दी जाती है। पार्लियामेंट खाली कब रहा है? और जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है 131 की, वो भी हमेशा पूरी रही है। फिर बाबा साहब की उंगली ऐसे क्यों खड़ी? और यही बाबा साहब पे लिखा हुआ भी सीट खाली भी रहने देनी और नहीं रहती। ये वो था जो हमारे बीच में आके बेटी बोल के गई निकुंबला कि अम्बेडकरवाद था, मगर अम्बेडकरवाद के मायने नहीं। ये झूठा अम्बेडकरवाद बनाया हुआ राजनीतिक लोगों ने। फिर वो उसका मतलब क्या निकालते हैं उंगली का कि मुझे भेजो। उंगली का मतलब मुझे भेजो। तो मैंने कल लिखा फिर इसीलिए भी इनसे सवाल करो, इनको बधाई ना दो, इनको सवाल करो कि जब हरियाणा में पोस्टें भरेगी आपने क्या किया? आप कितनी बार सीएम से मिले? कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किया? यहां तो जंतर मंत्र है प्रोटेस्ट करने के लिए, चलो हीरो भी बन जाओगे, थोड़ा मीडिया में भी आ जाएगी। कितनी बार आपने किया? कुछ नहीं किया आपने। पंजाब में 17 पोस्टें गई, वहां के नेता भी ऐसे ही आके यहां स्पीचें करते हैं कि मैं इतना समय से एमएलए हूं, मैं स्पीकर रहा हूं, मैं मंत्री रहा हूं, मगर जब 17 पोस्टें गई उनमें से एक भी सड़क पे नहीं आई। तो फिर बधाई किसकी? वो बने या ना बने आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके साथ तो जो हो रहा सो हो ही रहा है। उनके बनने ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके लिए अपना दिमाग आपको खुला रखने की जरूरत है। हम खुला नहीं रखते। और आपका तो केवल पार्लियामेंट मेंबर नहीं, आज आपको पता होगी ताकत। 2 ही लोग हैं जिनकी ताकत इंडिया में गिनी जा रही है, एक प्रधानमंत्री, दूसरा कौन सा? गृह मंत्री। तो आपका भी गृह मंत्री रहा है, आपका गृह मंत्री भी रहा बूटा सिंह। क्या हुआ आपका गृह बदल गया? कुछ भी नहीं हुआ। आपका गृह मंत्री रहा, वो आप बाबा साहब की उंगली इसके लिए नहीं है। बाबा साहब की उंगली सामाजिक परिवर्तन के लिए। उनको पढ़ो बाबा साहब अम्बेडकर को सही से पढ़ो। वो लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर राजनीति का भी त्याग करना पड़े तो करो। सामाजिक परिवर्तन पहले। इसी लाइन को कांशीराम लेके चलेगा। यही थी कांशीराम की भी। वो कहते थे कि जिस संगठन की, जिसकी भी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी, गैर राजनीतिक जड़ें सामाजिक, जिसकी ये जड़ें मजबूत होंगी उसको कोई नहीं हरा सकता। तो गैर राजनीतिक जड़ें आज आदर्श तैयार कर रहा है। और यहां अभी मंच संचालन कर रहे बेटे ने बहुत ही अच्छा किया। अभी लास्ट में आप सब लोग तो हंस पड़े और डॉक्टर तमसा ने थोड़ी ज्यादा आनंद लिया उसका, जब उसने मां सुजाता की उन पंक्तियों का जिक्र। तो ये हमारा एक सांस्कृतिक आंदोलन है। सांस्कृतिक आंदोलन डॉक्टर सुरेखा के नाम से भी यहां खड़े हुआ जा सकता है, मगर जब पीछे सुजाता लगाया है तो हम 2 काम कर रहे हैं। हम शिक्षा का काम भी कर रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को कायम रखने का काम, दोनों काम कर रहे हैं। और गौरव के साथ कर रहे हैं, गौरव के साथ कि वो नाम किसका है जिसको नाम के आगे लोग डॉक्टर लगाते हैं, उसके नाम के पीछे सुजाता है, गौरव के साथ। तो आदर्श का एक बड़ा आंदोलन है। उस आंदोलन को बड़े सारे आप सारे लोग, केवल वो नहीं, मैंने बार बार जिक्र कर दिया कि हैदराबाद टीम गई, केवल वही नहीं, आप सब लोग,
आप सब लोग भी वो हैं जिन्होंने आज कई शादियां रिफ्यूज की, कई रिश्तेदारों को नाराज किया होगा आज, तब आप यहाँ बैठे हैं। और जब बच्चों को मैंने बोलते हुए देखा आज, तो बच्चों का बोलते हुए पहले तरीक हो चुकी है, मगर मैं उसका दूसरा पहलू कहना चाह रहा हूँ। आज यहाँ लड़के बहुत अच्छे हैं, जो लड़के यहाँ आए आके बोले हैं, क्योंकि हमारे जो पहले सेमिनार रहे हैं उनका रिकॉर्ड रहा कि लड़कियां ज्यादा आती हैं, लड़कियां अच्छा बोलती हैं, मगर आज एक मेरे सवाल का एक जवाब आ गया कि आज लड़के बहुत अच्छा आके बोले हैं और बड़े तरीके से उन्होंने अपनी सारी बात को रखा। और ये हमारा जो मेरा एक सामाजिक सवाल था कि लड़कियां पढ़ जाएंगी और लड़के नहीं पढ़े होंगे तो हमारा समाज थोड़ा सा एक संतुलन गड़बड़ा जाए, खास तौर पे जो शादी वाला एक है ना समाज का एक ढांचा, वहां जाके गड़बड़ा जाए। तो आज आप इस सेमिनार में इस चीज का भी जवाब मिला कि लड़के आए, एक लड़का पीएचडी कर रहा और एक लड़का जिसने इंग्लिश में एमए किया और आगे उसने अपनी जॉब छोड़ने के बाद फिर कह रहा कि जॉब छोड़ने के बाद, जॉब भी अच्छी पोजीशन में छोड़ने के बाद फिर उसने जब ये लाइन दोहराई कि एजुकेशन का महत्व कुछ और है, एक बड़ी जॉब और या एक बड़ी सैलरी नहीं है खाली, उसका एक अलग महत्व है। और उसका महत्व क्या है? देखो, इस देश में सबसे बड़ी मिसाल है ये देश कि जिस देश में हमें एजुकेशन की इजाजत नहीं थी, जिस देश में दलित को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, वही दलित बच्चा पढ़ा और उसने उस इजाजत को बदल दिया, उस मनुस्मृति की जगह अपना संविधान रख दिया। शिक्षा ये केवल सैलरी नहीं है, शिक्षा ने इतना बड़ा काम किया कि जिसको इजाजत नहीं थी, जिसको अधिकार नहीं था, उसी ने देश का संविधान दिया। ये ताकत है शिक्षा। और समझिए शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा को लेकर हमारा सेमिनार है। शिक्षा के अलग अलग ऐसे 5 पड़ाव आ रहे हैं जो मेरी समझ में, क्योंकि मैं मेरी समझ इसलिए कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, उसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता कि जो बात मैं कह रहा हूं वही अंतिम, उसके आगे आगे हम बढ़ते रोज नई रिसर्च आती। जो शिक्षा के मैं 5 पड़ाव समझता हूं। शिक्षा सबसे पहले जो पूर्वानंद जी यहां बोल रहे थे कि आदमी को सहज बनाते हैं। हम तो बैंक में जाने से डरा करते हैं। जब आया ना ऑर्डर पहली बार कि सैलरी बैंक में आएंगी, सारी कौम ही डर गई, हम बैंक में कैसे जाएंगे, यानी बैंक ना वो पुलिस स्टेशन हो गया, लो जी वहां कैसे जाएंगे, वहां क्या करेंगे। मगर जिनके पास शिक्षा थी, जहां है, वो बैंक के अंदर जाने से डरता है? कभी नहीं डरता। शिक्षा एक तो पहला स्टेप कि सहज बना रही आपको, सहज। आप कहीं भी बैंक हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई, आप सहज होके बेखौफ होके आप टहलकदमी कर सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। दूसरा जो संविधान की मैंने बात की, शिक्षा ही आपको सफलता देती है। शिक्षा आपको सफलता देती है कि आप खाली सपना लेते रहो, बिस्तर में बैठे सपने लिए जाओ, मगर शिक्षा करने से के साथ लोगे, पढ़ाई के साथ लोगे, किताबों से प्यार करके लोगे, तो फिर सफलता मिलेगी आपको कि जो सपना लिया उसको आप पूरा भी कर पाओ। वो जो हमें सिखाया गया था, आज भी सिखाते हैं, तू किस्मत है, तू किस्मत है, तू किस्मत है। किस्मत होती और किस्मत ऐसी चीज कोई होती अगर कि जो प्रकृति का नियम होता, तो प्रकृति के नियम तो बदले नहीं जाते। सूरज के निकलने को कोई बदल सकता है? वो बदलते नहीं, जो प्राकृतिक नियम। अब हम चीज ऊपर से उछालते नीचे गिरती है, ग्रेविटी है,
तो नियम तो कुदरती है ना, वो ग्रेविटी कुदरती है, उसको कोई बदल सकता है? उसे बदल नहीं सकता। इसीलिए अगर किस्मत कोई कुदरती चीज होती तो बाबा साहब अम्बेडकर या सहदेव जी यहाँ अधिकारी बनकर बैठे। अगर किस्मत कुदरती होती, किस्मत कुदरती नहीं थी, किस्मत एक ब्राह्मण का बनाया हुआ झूठा पखंड था। वो जो मैंने कहा नारद मुनि वाला मीडिया, वो बार बार कह रहा था किस्मत में, किस्मत में, किस्मत में। हम यही सोचकर रुके किस्मत में नहीं है तो फालतू का पैर भी क्यों थकाने हैं, शरीर को थकावट भी क्यों देनी है, चलो बैठ के रहो। आज उसने इसके ऊपर भी बहुत काम किया और शिक्षा भी इसके ऊपर काम करती है। आज उसकी जो कर रही है वो भी शिक्षित होने के बाद ही कर रही है। तो शिक्षा का ये 5 उंगलियों की तरह एक दूसरा नियम है सफलता। तीसरा है कि यही शिक्षा आपको सुरक्षा देती है। ये सुरक्षा कवच है। आज जो सरकार कर रही है सीएए, एनआरसी, एनपीआर, अगर शिक्षा ना होती तो आप समझ पाते ये क्या है? कोई भी नहीं समझ पाता। किसी ने कहा कुछ है हमने क्या लेना है, कुछ है हमने क्या लेना है, हम तो जहां है वहां है। तो शिक्षा ने ही ये समझ और सुरक्षा दी है। वो शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। भी शिक्षा से सरकारें डरती क्यों? एक कारण तो है, एक कारण तो मैंने जैसे कहा कि आज वो थोड़ा कारोबारी हो गई है शिक्षा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी, लगभग 80% इकोनॉमी एजुकेशन पे से चल रही है। कितने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बना दिए हैं। आप फार्म भरो, अपना आईलेट पास करो, जाओ डिग्री लो, करे आ जाओ ले लो जिसने भी। फिर भी उसके बावजूद दूसरा एक सवाल कि सरकारें डरती क्यों है? कारोबारी है तो कारोबारी करने के लिए तो वो जीरो यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, ये एक शंका है। मगर जीरो यूनिवर्सिटी में भी अगर सारे पहुंच गए तो सरकार तो तब भी डरेगी। डरती क्यों? तो वो शिक्षा का बुनियाद है। शिक्षा याद करो, हमें शुरू में क्या सिखाया जाता है? पहले वर्णमाला है ना, ABC, फिर उसको जोड़ के देखना, वर्ड बिल्डिंग, फिर उसके बाद उसका पूरा एक वाक्य या सेंटेंस बना लेना, फिर छोटी छोटी कहानी। ये पहली, तीसरी, चौथी क्लास तक ये आ जाता है। कहानी है छोटी छोटी। कभी कभी लगता था इस कहानी का मतलब क्या है, ये कहानी नौकरी दिलाएगी। आप भी कभी याद करो तीसरी चौथी की कहानी कि क्या वो कहानी नौकरी दिलाएगी, क्या वो कहानी आपको पायलट बना सकती है, क्या वो कहानी आपको साइंटिस्ट बना सकती है? लगता था कुछ भी नहीं है इसमें, तो फालतू की कहानी है। कभी कभी वो गाय का प्रस्ताव ही आ जाता है, गाय के 2 सींग है, 1 पूंछ है, वो सबको नजर आती थी। मगर चीज क्या है असल? कहानी पढ़ने के बाद फिर टीचर उसमें से कुछ सवाल बनाता जो एग्जाम में आए। फिर सवाल पूछे जाते थे कि बताओ गाय की कितनी टांगे हैं, तो जवाब आप लिखते थे। असल में शिक्षा यही है जिससे हर पॉलिटिशियन और हर संत डरता है कि शिक्षा सवाल करना सिखाती है और सवाल से डरते हैं। ये शिक्षा का ये चौथा गुण है कि शिक्षा सवाल करना सिखाती है। आज हमारे यहां बच्चे, ये बेटी +1 में है, +1 का बच्चा यहां बोल रहा था और मैं पूर्वानंद जी को कह रहा था कि स्कूल का बच्चा है और इसकी समझ देखो, और वो कहां से आ रही है? शिक्षा से। शिक्षा से वो समझ आ रही है भी किन विषयों को उठा रहा है, किन मुद्दों को उठा रहा है। और लाख जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामायण का भी मूल वही जाके निकलता है कि जब लोग कुछ शिक्षित हो जाते हैं, एक जैसी शिक्षा से ज्वाइंट हो जाते हैं, एक ज्ञान के होते हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं जो कि शिक्षित हो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। फिर वो शिक्षा संघर्ष करना सिखाती, संघर्ष करना सिखाती। जानते हैं, हमें तो कहा जा रहा ना कि मुसलमान औरतों ने धरने लगा रखे हैं। लखनऊ में जानते किसे अरेस्ट किया गया? दलित समाज के जो आर्मी एडीजीपी रहा, आईपीएस रहा, उसको अरेस्ट किया गया। दलित समाज का जो आर्मी, भगवान दास का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो भगवान दास का समधी, उसको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। वहां एक ऐसी हिंदू बेटी को अरेस्ट किया गया जिसका बच्चा 1.25 महीने का है, उसको जेल में डाला। उनको क्यों जेल में डाला? क्योंकि वो सवाल कर रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे, और सवाल जब हम उठाते हैं तो दूसरों के दिमाग में भी जाता है, दूसरों के दिमाग में भी जाता है। तो सरकारें शिक्षा से इसलिए डरती है, मगर शिक्षा ही मोक्ष दिलाती है, शिक्षा ही मुक्ति दिलाती है। और ये बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। वो कह रहे कि तप, दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान से। तो ये शिक्षा आपको मुक्त कर देगी गुलामी से, मुक्त करेगी आपको नगर पालिका के नर्क से, मुक्त करेगी आपको बंधुआ मजदूर खेत का। आर्मी पंजाब में भी है लोग जो खेत में पूरे साल के लिए खरीद लिए जाते हैं आदमी, उनको सीरी बोलते हैं उस भाषा में। कई लोग 5 साल के लिए बिक जाते हैं, कुछ लोग सारी उम्र के लिए बिक जाते हैं और खेत में काम करेंगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा, पहले एक बार मिल गया। तो उससे शिक्षा आपको मुक्ति दिलाएगी। इसलिए सरकारें डरती हैं कि जब ये सारे मुक्त हो जाएंगे, ये सारे जब स्वतंत्रता को समझ लेंगे, तो ये हमारे गुलाम नहीं, ये हमारे गुप्त एजेंडे को पहचान लेंगे। अब देखो सरकार का गुप्त एजेंडा, सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी आएगी, मगर सरकार ने ये कहा था साथ में कि हम एयरलाइंस को बेचेंगे। ये कहा, ये नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम रेलवे को बेचेंगे, हम बीएसएनएल को बेचेंगे, ये नहीं कहते साथ में। ये उनका गुप्त एजेंडा है। तो शिक्षा उस गुप्त एजेंडे तक भी पहुंच जाती है, इसलिए सरकारें डरती। एक बात सलेश जी बहुत अच्छी बोल रहे थे बच्चों के बारे में, एक्टर होने के बारे में। तो पिछले हमारा एक सेमिनार था लखनऊ में, और हमारे एक मित्र आए थे वाल्मीकि नगर से, उदय नारायण यादव। बेसिकली टीचर हैं, मगर बचपन से शौक हो गया मंच पे काम करने का, नाटक में, तो फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। कुछ वो जो बिहार की फिल्में हैं उसमें कई जगह उनके अच्छे रोल भी हैं, और वो हमारे सेमिनार में आए। उन्होंने आके जो बातें हमारे सामने रखी, वो तो बड़ी बहुत गहरी बातें थी, मगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। एक फिल्म थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, गोविंदा की फिल्म थी, और उसका रिश्ता होता है कहीं बहुत बड़ी लिखी लड़की के साथ, और वो लड़की अपनी सहेलियों को लेके अपने ससुराल पहले ही पहुंच जाती। वो सहेलियां कहें कि हमें दिखा तुम्हारा रिश्ता कहाँ हुआ। तो वो जब वहां पहुंच जाती है तो घर में कोई मिलता नहीं, नौकर चाकर होते, मगर नौकरों को पता चलता कि ये होने वाली बहू है, वो अंदर ले जाते हैं। तो वहां चारों तरफ तस्वीरें लगी होती है जिसके साथ उसका रिश्ता। वो देखती रहती है, एक वकील के लिबास में, एक डॉक्टर के लिबास में, एक इंस्पेक्टर के लिबास में, एक एयरफोर्स के लिबास में। वो कह रही है क्या है ये, किसकी तस्वीर है, क्या इसने एयरफोर्स का एनडीए का पेपर पास किया है? नहीं। ये वकील वाला LLB किया? नहीं। ये डॉक्टर वाला है एमबीबीएस पास किया? नहीं। कह रहे पास क्या किया?
कह रहे थे उसका तो ये ऐसे ही है, तो बस इसको शौक है। तो एक्टर तो ऐसे ही होते हैं, एक्टर ऐसे ही होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, तो अच्छे भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। आप नसीरुद्दीन शाह जानते किस परिवार से? उसके सारे भाई IAS है, वो अकेला ही है जो फिल्म लाइन में आया, और वो भी कम क्वालिफाई नहीं है, उसके सारे भाई IAS है। और उसी लेवल की बात भी करता है वो, उसी लेवल की। और भी लोग हैं बहुत सारे जो हैं वहां, मगर बाकी ज्यादा नहीं, बाकी ज्यादा तो सारे लोग नकली जीवन जीते, नकली जीवन जी रहे हैं। और आज जो वाल्मीकि कौम में सामाजिक संगठन है फेसबुक के, वो भी नकली है सारे। जो PCS का जिनको दर्द ना हो, जिनको 500-600 हमारे लेक्चरार की पोस्टें जाति का दर्द ना हो, समझ ही ना हो, वो सामाजिक संगठन हो सकते हैं? ये सोचना शुरू करो थोड़ा सा, और ऐसे सारे फालतू के लोगों को अपनी, जो आपकी क्या कहते हैं उसको, फ्रेंड लिस्ट, उसमें से हटाओ, उनको ब्लॉक करो। वो जो सुरेखा ने किया ना कि अपनी क्लास से बदतमीज बच्चे को बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि बाकी 250 बच्चा पढ़े। तो आपके भी जो नालायक लोग हैं, गंदे लोग हैं वहां, उनको बाहर निकालो। मैंने बार बार कहा ब्लॉक करो, मगर आप बड़े बहुत नालायक हैं। अरे नहीं, हमने थोड़ा देखना परखना, अपने बच्चों को देख परख लो, बाहर रहने। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए। छोटी सी मिसाल है, एक आदमी ने थोड़ी ज्यादा ही बातें सीख ली, वो डिस्कवरी देख लिया। डिस्कवरी में देखा भेड़ मछली कैसी होती है, पिज्जा का मीनार झुका हुआ कैसा होता है। वो रोज एक आध चीज देख लेता और बाहर जाके जहां लोग खड़े होते उनको कह रहा पिज्जा का मीनार पता कहाँ है? वो कह रहा नहीं जी, हम लोग पिज्जा ही खाया है, मीनार का तो पता नहीं। कह रहा तो बाहर भी निकला करो, थोड़ा बहुत अकल आया। वो कह रहे अच्छा। फिर दूसरे दिन जाके कह रहा एनाकोंडा पता कितना बड़ा होता है? वो कह रहे नहीं, हमें नहीं। कह रहा बाहर भी निकला करो, ताजमहल बनने को पता है कितने साल लगे थे? वो कह रहे नहीं, हमें नहीं पता। कह रहा बाहर भी निकला करो। तो ऐसे ही इधर कर रहा था और बच्चे खेल रहे थे बॉल लेके। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बड़ा बीच में लगा उसके, और वो गिर पड़ा। और उसके कह रहा पता नहीं लोग कैसे कैसे नालायक बच्चे इनके पैदा हो जाते हैं, इनको पता तमीज भी नहीं, बड़े आदमी। वो कह रहे जी आपका ही बच्चा, आपका भी घर भी लगा ये आपका ही। तो ऐसी नॉलेज ना इकट्ठी करो कि बाद में हमारे घरों में परिणाम ना निकले। हमारे घरों में भी परिणाम निकलने चाहिए। अगर हमारे घरों में परिणाम ना निकले, तो आज अनीता जी बैठी हैं, उनकी मिसाल दे रहे थे, और ये मिसाल तो मैं हमेशा देखता हूँ, करता हूँ। मैं जब कभी जाता हूँ बाहर भी कहीं यात्राओं में, अभी भी लखनऊ जा रहा था, उसमें भी दो लोग मेरे साथ थे इसी उम्र के, तो बता रहे थे हम जज रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ, मगर सोच के कंपेयर भी करता हूँ कि वहां और यहाँ फर्क क्या है। इस उम्र के दोनों मियां बीवी हम जज रहे हैं, और मेरे साथ ही यात्रा कर रहे थे, और कई विषयों पे बात कर रहे थे, अच्छे अच्छे विषयों पे। मगर मैं ये भी सोचता हूं कि अगर मैं ये सपना लूं कि मेरे यहाँ की दादी भी ऐसी हो, तो मुझे ये कंपेयर भी तो करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ तो पोता भी स्कूल जाने को तैयार नहीं है, दादी ऐसी कैसे आई? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। केवल एक कल्पना करें हम, मैं कहूं कि एक दादी जज, दादी मेरी दादी भी जज होती तो, और मैं स्कूल ना जाऊं, तो दादी स्कूल कैसे जाएगी? आगे वाली नस्लें तो जा सकती है ना। तो ये कंपेयर करें, मगर आगे के लिए क्या हो सकता है ये कंपेयर करें। जो बात है कि मैं अपनी माँ का जीवन नहीं बदल सकता, मगर मैं अपनी बेटियों का जीवन तो बदल सकता हूं, उसके लिए काम करने की। तो ये एक जरूरत है ऐसे सेमिनार्स की, और बहुत अच्छा रहा सेमिनार। मुझे उम्मीद नहीं थी आज हॉल भरेगा, जितनी शादियां हैं और जिस तरह का माहौल है यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा था भरेगा। और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर भरा तो फरीदाबाद वाले ना आके भर दें,
मगर ये भी मुझे तसल्ली हुई कि फरीदाबाद से ज्यादा लोग नहीं हैं और आए भी तो लेट आए, है ना। इसको दोनों रूप में ले लेना, कि दिल्ली की सफलता के रूप में भी ले लेना, फरीदाबाद की नलायकी के रूप में भी ले लेना कि लेट आए। तो मगर सफल रहा। तो ये प्रयास हम दिल्ली में भी करें, फरीदाबाद में भी करें, यानी एनसीआर के बीच बीच में जहां जहां भी बदल के करें। तो उससे क्या फायदा होता है, जैसे हम ये बच्चे जो मन संचालन कर रहे थे, हर बार बच्चे बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे मन संचालन करने वाले हर जगह होते हैं, इनको और भी कोई मौका देगा, इनको हम मौका दें। तो इसलिए सारी जगह हो घूम के, और फिर कोई लोग यहाँ दूर से नहीं आ पाए तो फरीदाबाद में हो जाए, बल्लभगढ़ में हो जाए, गाजियाबाद में हो जाए, तो वहां के जो लोग हैं, जो नोएडा देहात के लोग हैं, वो ज्यादा वहीं बैठ पाएंगे। तो आज थोड़ा सिस्टम बदल गया। पहले होता था कि प्यासा कुएं के पास जाए, तो अब तो बोतल में पानी आ गया ना, तो बोतल आपके पास आती है। तो अब हमें सेमिनार लोगों के पास ले जाने पड़ेंगे, लोग आपके पास नहीं आएंगे। ये अवेकनिंग नहीं, अगर ये अवेकनिंग होती तो हमें ये करना नहीं।